जी बच्चे, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये आपकी बुक से ही चार्ट निकाला है। बड़ा अच्छा इसने एक इमरजेंसी मैनेजमेंट दिया है कि सस्पेक्टेड पेशेंट जो कि सेप्टिक आर्थराइटिस का होगा उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मैं आप लोगों को जो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए ये चार्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, इतना टफ ना रहे जितना आपको दिखने में लग रहा है। सबसे पहली बात, admit the patient to hospital. Number two, perform urgent investigation, जिसके अंदर एस्पिरेट करेंगे आप जॉइंट को, जॉइंट एस्पिरेशन आएगी। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे और उस फ्लूइड को कल्चर के लिए भेज देंगे। नंबर टू, ब्लड के रिलेटेड आप लोग क्या करेंगे, ब्लड आप लोग निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, कल्चर के लिए भेजेंगे। साथ ही साथ ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन देख लेंगे। बाकी टेस्ट आप नहीं भी कराते, दैट्स फाइन, until and unless you are suspecting something ट्यूबरक्यूलस, तो फिर आप स्प्यूटम एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चे इंट्रावीनस एंटीबायोटिक जो है वो कमेंस करनी है, वो स्टार्ट करनी है। तो बच्चे यूजुअली हम लोग फ्लूकॉक्सिसिलीन देते हैं, 2 ग्राम देते हैं 4 टाइम्स डेली। अगर बंदा पेनिसिलिन एलर्जिक है तो फिर हम लोग क्लिंडामाइसिन देते हैं 450 to 600 मिलीग्राम 4 टाइम्स डेली इन यंगर पेशेंट्स। ठीक हो गया। और दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखनी है कि इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन भी दी जा सकती है, लेकिन इतनी हाई डोज, इतनी पोटेंट एंटीबायोटिक पे जाने से पहले फ्लूकॉक्सिसिलीन ही अगर दे दी जाए और उसके बाद क्लिंडा, दैट्स बेटर। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे याद रखिएगा बच्चे, हाई रिस्क जो होता है ऑर्गेनिज्म या ग्राम नेगेटिव सेप्सिस जो होता है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि नाइजीरिया गोनोरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव कॉकस है, तो उसके लिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोनोरिया में डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होने का चांस होता है सेप्सिस होने का, तो फिर आप लोग इंट्रावीनस जेंटामाइसिन भी कंसिडर करेंगे। लेकिन ये बता दूं कि वैसे गोनोरिया के लिए हम लोग थर्ड जनरेशन जो होती है सेफलोस्पोरिन सेफ्ट्रैक्सोन वो यूज करते हैं, लेकिन जेंटामाइसिन भी काम आ सकती है, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्म अबाउट दिस ना कि कौन सा बैक्टीरियम है। तो एम्पेरिकल थेरेपी की बेस पे आप यही करेंगे। साथ ही साथ बच्चे पेन रिलीफ करेंगे, ओरल इंट्रावीनस एनाल्जेसिक के थ्रू, और लोकल आइस पैकिंग कंसिडर करेंगे। अच्छा, एस्पिरेट करेंगे जॉइंट को, और जॉइंट को यहाँ पे एस्पिरेट करने का पर्पस जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं बल्कि थेराप्यूटिक है, यानी कि जितना भी फ्लूइड जमा है वो उसको ड्राई हो जाए, बिल्कुल जॉइंट में से निकल जाए और पेशेंट लाइट फील करे। और आखिर में बच्चे फिजियोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट इतना दर्द का मारा होता है कि जो उसकी मूवमेंट होती है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है, तो आप उसकी फिजियोथेरेपी को भी इनहेंस करेंगे। ये था बच्चे आपका सेप्टिक आर्थराइटिस का मैनेजमेंट, यानी कि अब आपको क्रक्स ये मिला कि जो फ्लूकॉक्सिसिलीन है तो वो बेसिकली प्राइमरीली हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन बच्चे जो यहाँ पे मैं टच करना चाहता हूँ, दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। सबसे पहले तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता ना कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है क्या चीज। बच्चे बोन मैरो के इन्फेक्शन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है और बोन के दो पार्ट्स हैं, कौन से दो पार्ट्स हैं, एक है इनर पार्ट ये वाला और एक है आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट है दैट इज एक्चुअली कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है ये वाला दैट इज एक्चुअली मेडल्ला। तो मेडल्ला के अंदर बच्चे बोन की बोन मैरो रिजाइड करती है, और बोन मैरो के इन्फेक्शन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब बच्चे इसकी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो ज्यादातर चिल्ड्रन में इंडिकेटेड होता है या फिर इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में, तो वो पीड्स में मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में कराऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है इसके अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आपको 3 पता होने चाहिए हर हाल में। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑस्टियोमाइलाइटिस का ग्राम पॉजिटिव में बचे, और वैसे भी ओवरऑल नंबर 1 पे आपके पास स्टैफ है। ठीक हो गया। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए, जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज ग्राम नेगेटिव एंड सूडोमोनास एरूजिनोसा। थर्ड नंबर पे बच्चे जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं, और स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो आ जाता है। उसके बाद बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों का, जो कि आप लोगों को थर्ड ईयर की पैथोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी में भी बार बार पूछा जाता था कि एक बंदा है, एक बच्चा है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन नोटोरियस ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो दैट इज एक्चुअली सैल्मोनेला। ये आपने याद रखना है, ठीक है। थोड़ी सी एटिपिकल इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, ये याद रखनी है। और बच्चे अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग प्रेजेंटेशन है। लोकलाइज्ड पेन होता है जॉइंट में, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, एसोसिएटेड पायरेक्सिया हो सकता है, और जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, ये आपने याद रखना है।
और साथ ही साथ बच्चे अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो खास तौर पे एक्सरे जो होता है उसके अंदर आपको दो तीन बड़ी स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं। एक तो ये ऑस्टियोपीनिया मिलता है। ऑस्टियोपीनिया से मुराद ये है कि जो बोन का मैस है उसके अंदर आपको कमी मिलती है। साथ ही साथ लोकलाइज्ड ऑस्टियोलाइसिस मिलता है और ऑस्टियोनेक्रोसिस मिलता है। ऑस्टियोलाइसिस का क्या मतलब होगा, बोन के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे फ्रेगमेंट हुए होंगे। और ऑस्टियोनेक्रोसिस का क्या मतलब है, ऑब्वियसली बोन का नेक्रोसिस हुआ है, लेकिन उसके अंदर आप लोग ये कहते हैं कि बोन के फ्रैगमेंट्स के साथ साथ इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस भी शामिल है। तो बच्चे अगर इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सिर्फ एंटीबायोटिक्स आप लोग नहीं लेके चल सकते, कोई ना कोई चीज आपको और भी देनी होती है जिसके अंदर मतलब स्टीरॉइड्स हो जाते हैं जो कि कमी करते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर, क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्फ्लेमेशन शदीद किस्म की होती है। एक और बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, इवन वाइवा में भी, और खास तौर पे पीड्स में पूछ लिया जाता है कि क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। नंबर वन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ एसोसिएटेड है सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस, और ये एमाइलॉइडोसिस जो होता है बेसिकली इन्फ्लेमेटरी नेचर का है। नंबर टू बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर स्किन की मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। और स्किन की मेलिग्नेंसी बीच में कहाँ से आ गई ऑस्टियोमाइलाइटिस में, उसकी वजह यह है बच्चे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जिस जगह पे होता है तो यूजुअली वहां पे कोई ना कोई डिस्चार्जिंग साइनस जो होता है वो डेवलप कर जाता है। और जो डिस्चार्जिंग साइनसेस होते हैं उनके लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक नाम यूज करते हैं जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस से सेकेंडरी डेवलप होते हैं, नोन एज मार्जलिन अल्सर, ठीक है। और मार्जलिन अल्सर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक स्किन मेलिग्नेंसी डेवलप होती है दैट इज एससीसी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में की अरेंजमेंट के हिसाब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन रहा है, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। हाँ, अब आता है बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी। फोर्थ ईयर के अंदर भी बच्चे आप लोग डिटेल के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं पैथोलॉजी में, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं हर टॉपिक को ये जो चार आपकी पहले बता दूं कि ये होती क्या है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी बच्चे मतलब इसका बेसिकली ये है कि इनकी सीरोलॉजी जो होती है वो इतनी यूजफुल नहीं होती, ठीक है। आपको पेशेंट के ब्लड के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगे जो कि क्लिनिकली आपको ये प्रूव कर सकें कि इसको कौन सी वाली आर्थ्रोपैथी हुई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को बच्चे इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पहले नाम बता दूं फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूं। इसके अंदर चार डिजीजेस स्पेसिफिकली शामिल होती हैं, पांच बेशक कर लीजिए। एक है जी बच्चे मुझे आप लोगों का जी, अब देखें बच्चे सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के मतलब मैं आपको बता रहा था कि पांच टाइप्स की हैं ये। एक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। एनकाइलोसिस का मतलब होता है फ्यूज करा देना, आपस में चीजों को जोड़ देना बिल्कुल। दूसरी होती है बच्चे एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, ठीक हो गया। तीसरी होती है बच्चे रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है, जिसके अंदर रीटर सिंड्रोम शामिल हो सकता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीटर सिंड्रोम, अच्छा मैंने आपको अभी इन्फेक्शन का लेक्चर देना है तो उसमें आप लोग समझ लेंगे, उसके अंदर मैंने बताया हुआ रीटर सिंड्रोम का जो कि क्लैमाइडिया के साथ टिपिकली एसोसिएटेड है। इसके अलावा बच्चे सोरिएटिक आर्थराइटिस जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से रिलेटेड यानी कि एंटेरिक स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी भी हो सकती है। अब ये पांच आर्थ्रोपैथीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे ये जो आपकी एनकाइलोजिंग है और एक्सियल है, एक्सियल को फिलहाल मैं स्किप करूंगा। जो चार मेन है उनका कंपैरिजन मैं आपको डिटेल में करवाने लगा हूं, अच्छे तरीके से कर लीजिए। प्रॉफ के अंदर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और इवन मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे कॉलेज के अंदर भी एक सिनेरियो आ चुका है, नाउ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि वो इसका था एनकाइलोजिंग का, बैम्बू स्पाइन से रिलेटेड एक आया था सिनेरियो। में अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो फिर मैं साथ साथ बताता हूँ। अच्छा चलो पहले बच्चे इनके देख लो कि सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज के टिपिकल फीचर्स क्या हैं जो कि इन चारों के कॉमन है। चारों के कॉमन के बाद मैं आपको इनके डिफरेंसेस बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि राइट साइड पे जितनी लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट है उतनी लेफ्ट साइड पे भी इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरी बात बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि इट इज यूजुअली ओलिगो आर्थराइटिस। ओलिगो आर्थराइटिस से मुराद यह है कि बड़े कम इसके अंदर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम दो या तीन, ठीक है, पांच छह इन्वॉल्व नहीं होते जैसे आपके ऑस्टियो और रूमेटॉइड में हो सकते हैं। नंबर थ्री में बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि लोअर लिम्ब में इनके होने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू अपर लिम्ब। चौथी बात आपको यह पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी जितनी भी आपकी
सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं, इनके अंदर सैक्रोइलाइटिस लाजमी होता है। ठीक है, सैक्रोइलियाइटिस का क्या मतलब है बच्चे, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि जहाँ पे आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है उसकी इन्फ्लेमेशन लाजमी होती है। अगर सैक्रोइलियक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन नहीं है, पेशेंट उस जगह पे पेन की प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, कंप्लेंट नहीं कर रहा, आपको इन्वेस्टिगेशन पे एविडेंस नहीं मिला, फिर आपने कोई नहीं कहना कि स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, फिर वो रूल आउट हो जाएगी। ये याद रखना, मेडिसिन में भी जाओगे तो ये वाला हर बंदे को स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी बना के ना बैठ जाना, पहले आपने ये जरूर पूछना है सवाल, ये जो मैं आपको फीचर्स लिखवा रहा हूँ उसकी बेस पे आप डिजीजेस को रूल आउट कर सकते हैं। जो 5वें नंबर पे बच्चे चीज आ जाती है कि पेशेंट्स को एंथेसाइटिस हो जाता है। व्हाट इज एंथेसाइटिस? एंथेसाइटिस जो होता है बच्चे वो क्लिनिकली इतना अच्छा नहीं पता चल सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिकली पता चल सकता है। एंथेसाइटिस बच्चे बेसिकली ये होता है, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है और बोन पे यहाँ पे एक लिगामेंट की अटैचमेंट है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक मसल की अटैचमेंट है, ऊपर से एक मसल आके लग रहा है, तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स टू द बोन, उस जगह की इन्फ्लेमेशन को हम लोग एंथेसाइटिस कहते हैं। ठीक है, जहां पे लिगामेंट की बोन के साथ अटैचमेंट है और जहां पे मसल की बोन के साथ अटैचमेंट है, उस पॉइंट की इन्फ्लेमेशन को एंथेसाइटिस कहते हैं। अच्छा, छठा फीचर जो बच्चे इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैमिलियल एग्रीगेशन इसके अंदर आपको मिलती है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि अगर एक बंदे को हुई है तो आगे उसकी फैमिली में उसके बच्चों को जरा सी ज्यादा हो, फिर उसके अगले वाली फैमिली में और भी ज्यादा हो। इस फिनोमेना को यूजुअली हम लोग एंटीसिपेशन कहते हैं, लेकिन वो जेनेटिक डिजीजेस से रिलेटेड होती है। इनकी ये जो मैंने आपको स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज बताई है इसके अंदर जेनेटिक कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम है और मल्टीफैक्टोरियल ज्यादा है, ये मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड। इसके अलावा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात है बच्चे, जिसके लिए इसका नाम सीरो नेगेटिव रखा गया है, इसके अंदर र्यूमेटाइड फैक्टर जो होता है बच्चे वो यूजुअली नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती हैं र्यूमेटाइड आर्थराइटिस का, एसीपीएज, वो भी नेगेटिव होती हैं, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चे जो आपके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के, या नोड्यूल्स वगैरह जो बनते हैं उनकी आपको एब्सेंस मिलती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ नोड्यूल्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अभी मैं रूमेटाइड आर्थराइटिस पे आकर मैं आऊंगा। इसके अलावा बच्चे इसके फिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ये मैं आपको आखिरी पॉइंट अब लिखवा रहा हूँ कि इन सारी चारों स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स कौन से हैं जो कि आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और वो आपको चारों में दिखाई दे सकते हैं। तो नंबर 1 बच्चे म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, ये म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, बोन के अलावा इनके साथ एसोसिएशन है म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट की, जिसमें कंजंक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस और बाउल की अल्सरेशन आ सकती है। नंबर 2 पे बच्चे ये आपके स्किन के लीजन्स करवा सकते हैं जिनको हम कहते हैं पस्ट्यूलर स्किन लीजन्स। ठीक है, मैं पस्ट्यूलर स्किन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरे नंबर पे बच्चे नेल की डिस्ट्रॉफीज करवा सकती हैं, नेल की ग्रोथ के अंदर डिस्ट्रप्शन आ सकती है। अच्छा, नंबर 4 पे बच्चे इनके साथ ना आई की बड़ी एसोसिएशन है। आई की क्या एसोसिएशन है कि आई की 3 लेयर्स है, आउटर मोस्ट स्क्लेरा, दरमियान में यूविया और अंदर मोस्ट रेटिना। तो यूविया की इन्फ्लेमेशन जो है एंटीरियर यूवियाइटिस कैरेक्टरिस्टिक है। एक बात यहाँ पे बताता चलूं अगर आप लोगों को नहीं याद, कि आई की जो आपकी यूविया होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा? बिल्कुल आगे की तरफ आयरस, फिर सिल्डी बॉडी, फिर कोरॉइड। इसी तरह यहाँ पे भी ये आयरस, सिल्डी बॉडी और कोरॉइड। तो जो आपका कोरॉइड होता है उसको यूजुअली इसकी इन्फ्लेमेशन को पोस्टीरियर यूवियाइटिस कहते हैं, और सिल्डी बॉडी और आयरस की इन्फ्लेमेशन को एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं। तो सिल्डी बॉडी और आयरस की इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा 2 और चीजें आपने याद रखनी है कि जो एओर्टिक आपको रूट फाइब्रोसिस मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एओर्टिक रीगर्जिटेशन के सिम्टम्स आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक हो गया। और एरिथीमा नोडोजम, ठीक है, ये जो मैंने आपको जितने भी फीचर्स लिखवाए थे बच्चे, ये ओवरलैपिंग फीचर थे, ये याद रखना है मेरी बात को, ये ओवरलैप कर सकते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन सब के साथ। तो इनको माइंड में रख के चलना है और ये यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चे डिटेल में कंपैरिजन करते हैं चारों की चारों आर्थ्रोपैथीज का। सब बच्चे अब आप टेबल्स बनाना शुरू कर दें। एक सेकेंड जी। बच्चे सबसे पहला फीचर जो हम लोग यहाँ पे देखने लगे हैं वो है मेल फीमेल रेशो। ठीक है, तो मेल फीमेल रेशो के हिसाब से बच्चे जो सोरियाटिक आर्थराइटिस में है वो तो यूजुअली 1:1 है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा कॉमन मेन में है, रिएक्टिव भी ज्यादा कॉमन मेन के अंदर है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाला भी इक्वल है।
तो ओवरऑल आपके पास ग्रॉस इंप्रेशन ये गया कि जो क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे उसमें मेन जो होता है वो कॉमनली दिया जा सकता है। नंबर 2 पे बच्चे एज ऑफ ऑनसेट क्या होती है, मैं एज ऑनसेट यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ। तो एज ऑफ ऑनसेट बच्चे सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर यूजुअली 35 टू 45 ईयर्स है। एनकाइलोजिंग काफी यंग एज में हो जाता है, 20 ईयर्स की। रिएक्टिव भी यंग एज में हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाला किसी भी एज के अंदर हो सकता है। तीसरा फीचर बच्चे ये कि जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, बॉडी के किस पार्ट को ये वाले जो आर्थराइटिस होते हैं ये इन्वॉल्व करते हैं। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ओलिगो आर्थराइटिस है, ठीक है। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस किसी भी जगह को इन्वॉल्व कर सकता है। एनकाइलोजिंग ज्यादातर एक्सियल को इन्वॉल्व करता है, इसलिए मैंने एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस इसके साथ बताया था। और लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट कॉमन है, रिएक्टिव में भी लोअर लिम्ब की और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाले में भी लोअर लिम्ब की। उसके बाद बच्चे देखते हैं कि जो फिंगर की बोन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डक्टाइलाइटिस का, ये किसके अंदर कॉमन है और किसके अंदर अनकॉमन है। सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर कॉमन है, ठीक है। 35% लिखने के बजाय आप लोग कॉमन लिख लीजिए। उसके बाद बच्चे जो अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसके अंदर अनकॉमन है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाले के अंदर भी अनकॉमन है। और जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है उसके अंदर भी कॉमन है। तो आपके पास दो कौन से आर्थराइटिस हुए जिसके अंदर आपको फिंगर की इन्फ्लेमेशन मिलेंगी, तो डिजिट्स की इन्फ्लेमेशन मिलेगी, दैट इज सोरियाटिक एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे अगर एंथेसाइटिस की बात की जाए कि जो आपके एसोसिएट जो आपके लिगामेंट्स और मसल्स जिस जगह पे अटैच होती हैं उस जगह की इन्फ्लेमेशन, वो बच्चे आपकी सोरियाटिक में भी कॉमन है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी, रिएक्टिव में भी, सिर्फ आईबीडी के अंदर दैट इज अनकॉमन, मैं यूसी लिख रहा हूँ। उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो सैक्रोइलियाइटिस होता है वो किसके अंदर कॉमन है, सैक्रोइलियाइटिस। तो सैक्रोइलियाइटिस तो सबसे पहली बात है कि चारों की चारों में होगा तो उन्हें सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलर आर्थ्रोपैथी कहेंगे वरना नहीं कहेंगे। अब ये देखते हैं कि कितनी परसेंटेज में वो पाया जाता है। तो सोरियाटिक के तकरीबन 50% केसेस के अंदर होता ही होता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 100% केसेस के अंदर होता ही होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर भी हम उसको कहते हैं 80% तक होता है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाले में 20% इसका इंसिडेंस है कि ये होता है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे वेट कीजिएगा जी। लेट्स मूव ऑन बच्चे। नेक्स्ट जो फीचर हम लोग करने वाले हैं दैट इज सिंडेस्मोफाइट्स। व्हाट आर सिंडेस्मोफाइट्स? आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा ऑस्टियोफाइट्स का। ऑस्टियोफाइट्स बच्चे हम लोग बोनी ग्रोथ को कहते हैं, ठीक है। सिंडेस्मोफाइट्स हम कहते हैं कि लिगामेंट में अगर बोन का पोर्शन या छोटी छोटी बोन अगर ग्रो करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं सिंडेस्मोफाइट्स। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब दो फीचर्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले तो ये याद रख लीजिए कि सोरियाटिक और इन सारे स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज में क्लासिकली, ये मैं यहाँ पे क्लासिक लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉमन नहीं लिख रहा, क्लासिक, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। क्लासिकली सिंडेस्मोफाइट्स आपको मिलते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक चीज ये है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर पैरामार्जिनल मिलते हैं। व्हाट आर पैरामार्जिनल? अब मैं आपको ये समझा भी दूं कि पैरामार्जिनल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक लिगामेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैं कहता हूँ छोटे छोटे बोन के फोसाई आपको ऐसे ऐसे मिलते हैं, तो ये तो सिंडेस्मोफाइट्स हो गए। पैरामार्जिनल का मतलब ये है कि इसकी मार्जिन के अलोंग, उसके पास पास आपको मिलेंगे। तो पैरामार्जिनल अरेंजमेंट जो होती है सिंडेस्मोफाइट्स की या बोनी ग्रोथ की, वो सोरियाटिक का और साथ ही साथ आपके पास रिएक्टिव आर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट फीचर जो बच्चे हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं दैट इज HLA-B27 की पॉजिटिविटी की बात अगर की जाए या एसोसिएशन की बात की जाए, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ जो है 50% एसोसिएशन, एनकाइलोजिंग के साथ 90 से भी ज्यादा, रिएक्टिव के साथ 80% तक, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर 40 तक आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग एक और यहाँ पे हेडिंग में बना रहा हूँ ताकि आपके जॉइंट्स के अलावा भी फीचर यहाँ पे कवर हो जाए, तो यहाँ पे लिखता हूँ अदर स्किन चेंजेस। अदर स्किन चेंजेस की बच्चे अगर बात की जाए तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिकली नेल चेंजेस मिलती हैं, और हम लोग डर्मेटोलॉजी में भी वो चीज पढ़ेंगे कि नेल की पिटिंग, नेल का ओनिकोलाइसिस, नेल के ऊपर लाइंस, ये सब सोरियाटिक आर्थराइटिस के फीचर्स हो सकते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अनकॉमन है, कुछ भी नहीं मिलता। रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर बच्चे आपको यूजुअली केराटोडर्मा मिलता है, ठीक है, केराटोडर्मा, ये आपने याद रखना है कि स्किन कंडीशन है। अच्छा, केराटोडर्मा बेलानोरेजिका इसको कहते हैं, मैं भी आप लोगों को इसका मतलब भी एंड पे बताता हूँ। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में जो स्किन की कंडीशन आपको मिलती है दैट इज एरिथेमा नोडोजम, और साथ ही साथ पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। और जो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है बच्चे, इसको हम लोग ऑलरेडी पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग फर्दर आगे जाएं, एक सेकेंड जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग फर्दर आगे जाएं तो ये तो डिफरेंसेस कुछ अजीब सी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये वाले, मैं ये नहीं करवा रहा। हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट की अगर बात की जाए तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या आ जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए प्लीज। एक्स्ट्रा स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट जो है बेसिकली वो ये अदर स्किन चेंजेस से अलग एक हेडिंग है। तो सोरिएटिक आर्थराइटिस में बच्चे एक्स्ट्रा स्केलेटल चेंजेस में यूजुअली आप कहेंगे कि यूवियाइटिस मिल जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ कंजंक्टिवाइटिस मिल जाता है। और रिएक्टिव आर्थराइटिस की बात की जाए तो बच्चे इसके अंदर आपको यूरेथ्राइटिस भी मिल जाता है, यूवियाइटिस भी मिल जाता है, कंजंक्टिवाइटिस भी मिल जाता है, यूरेथ्राइटिस आपको सोरिएटिक में भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और ऐड ऑन करनी है कि इसके अंदर ओकेजनली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओकेजनली एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी मिल सकती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात की जाए तो बच्चे इसके अंदर जो यूवियाइटिस होता है वो बहुत ओकेजनली होता है, इसलिए मैं जरा क्रॉस डाल रहा हूँ इसके साथ, और इसके अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन ज्यादा कॉमनली मिलती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वाले की अगर बात की जाए तो बच्चे इसके अंदर भी यूवियाइटिस जो होता है वो ओकेजनल होता है, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी ओकेजनल होती है। तो अब आप ये देखें कि एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन में एओर्टिक रिगर्जिटेशन सबसे कॉमन जो है वो अनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर है, यूवियाइटिस जो है और यूरेथ्राइटिस ये दोनों सोरिएटिक में कॉमन है, ठीक है। और दोनों चीजें जो अनकॉमन है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर है। और आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। हमने बहुत डिटेल में बच्चे इसके डिफरेंसेस कर लिए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को ये काम आएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो इसकी मैनेजमेंट है वो क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। बच्चे, मैनेजमेंट के मतलब मैं ये बता दूं, जिन बच्चों ने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर जाके सुने। उसके अंदर हमने तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो बता दी हैं ड्रग से रिलेटेड। सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी आर्थ्रोपैथीज होती हैं उसके अंदर आप लोग बच्चे ट्रीटमेंट के लिए एनसेड्स देते हैं फिल 4 पेन के रिलीफ के लिए, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे बच्चे आपका जो डायग्नोसिस, इसके अलावा एनसेड्स के अलावा इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स आप लोग देते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, रिएक्टिव आर्थराइटिस की एसोसिएशन है क्लेमाइडिया के साथ, तो क्लेमाइडिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एजिथ्रोमाइसिन। तो आप अंडरलाइंग डिजीज को भी ट्रीट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री आप लेंगे तो आपको समझ आएगी। एक और चीज बच्चे आपको ये बताता चलूं कि जो आपका मैंने अभी बताया सोरिएटिक आर्थराइटिस, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अक्सर पूछा जाता है कि सोरिएटिक आर्थराइटिस की मैनिफेस्टेशन, ये इसके क्लिनिकल पैटर्न्स कौन कौन से हैं। तो इसकी कुछ जो क्लिनिकल पैटर्न्स हैं बच्चे वो आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1, एसिमेट्रिक इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस इसके अंदर हो सकता है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड पे डिफरेंट जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और बहुत कम जॉइंट्स की। ये इस फॉर्म में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। और इस केस में बच्चे ये रिजेंबल करता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को, जब दोनों तरफ सेम जगहों की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेम जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और ज्यादा जॉइंट्स की होती है, ठीक है। नंबर 3 पे बच्चे ये डिस्टल आईपीजे आर्थराइटिस भी करवा सकता है। अब डिस्टल आईपीजे से बच्चे बेसिकली यही मुराद है कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट का आर्थराइटिस भी करवा सकता है, और इसकी एसोसिएशन जो है बच्चे वो यूजुअली नेल डिस्ट्रफी के साथ है। फोर्थ नंबर पे बच्चे जो इसके अंदर हो सकता है दैट इज सोरिएटिक स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, इसको छोड़ें। फिफ्थ नंबर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थराइटिस म्यूटेंस, ये आपको आना चाहिए, एक डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है, जो कि इसके अंदर हो जाता है। और देन हाँ, ये मैं एक बता दूं बच्चे, डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस ऐसा होता है कि आप लोग कभी सुनेंगे सॉसेज फिंगर का नेम, कि सॉसेज फिंगर क्या होती है या डक्टाइलाइटिस क्या होता है। सॉसेज फिंगर या डक्टाइलाइटिस बेसिकली हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे की नॉर्मल फिंगर है ना, ऐसे करके इसकी ये 3 डिजिट्स हैं, तो जो फॉर एग्जांपल जिस जगह पे इसकी इन्फ्लेमेशन है वो ऐसे सूज जाएगी ऐसे करके, और नीचे वाला पोर्शन ऐसे थिन रहेगा। इसके ऑपोजिट बच्चे एक और चीज भी हो सकती है कि एक बंदे की नॉर्मली ये डिजिट्स हैं और इसके ऊपर जो स्किन की कवरिंग है वो ऐसे ऐसे है थिक एंड करके, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, जिस जगह पे बोन की डिस्ट्रक्शन हुई हुई है वहां पे बिल्कुल नैरोइंग आपको मिलेगी। एक, हाँ जी बच्चे इसको ठीक कर लीजिए, आर्थराइटिस म्यूटीलेंस कर लीजिए, मैं म्यूटेंस शायद बोल रहा हूँ या जो भी मैंने गलत बोला है, इसको म्यूटीलेंस कर लीजिए। अच्छा, तो इसके अंदर भी बच्चे जो ट्रीटमेंट है वो यही है
कि आपने एंसर्ट देना है, एनाल्जेसिक देना है, इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स देने हैं, और अगर डी मार्ट्स की बात की जाए तो फिर आपने मीथोट्रेक्सेट भी इसके अंदर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिजीज जो हमारी आती है दैट इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में जाने से पहले एक सेकंड, लेट मी चेक आउट। बच्चे हम बहुत सारी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। मैंने आप लोगों को जो पहले 2-3 लेक्चर दिए उसके अंदर डिटेल में इसकी एंटीबॉडीज भी बता दी थी, कौन कौन सी एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हैं, आरएफ एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बच्चे अगर बात करूं तो जो सिनेरियो होता है उसके अंदर यूजुअली ये कहा जाता है कि एक बंदे को फीवर है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर यूजुअली होता है। नंबर 2 पे बच्चे वेट लॉस की हिस्ट्री लाजमी मिलती है आपको। आपको पता है कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसकी प्री पॉन्डरेंस जो है वो 20 to 30 इयर्स एज वाली फीमेल्स के अंदर होती है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब देखें बच्चे हम लोग इसके जो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया है ये आपके वाइवा का, आपके प्रॉफ का रिटर्न का टिपिकल क्वेश्चन है। हमें खुद ये, मुझे अपने फाइनल ईयर के प्रॉफ में मेडिसिन में ये क्वेश्चन आया था पेपर 1 में मुझे मेरे ख्याल से पेपर 2 में आ गया था या पेपर 1 में, मुझे वैसे सही नहीं याद। तो बच्चे ये क्राइटेरिया आपको फुल ऑन याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल ये 11 फीचर्स दिए गए हैं, तो इस 11 में से अगर 4 फीचर्स हैं तो फिर हम लोग बच्चे सस्पेक्ट करेंगे इस सारे के सारे इवेंट को, इस सारे के सारे डायग्नोसिस को। सबसे पहले बच्चे ये देखें, हम लोग इस क्राइटेरिया को एक दफा रीड कर लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी बातें जो हैं इसके अंदर वो बताता हूँ। तो मैलर रैश हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर फिक्स इरिदीमा होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता, एक ही कलर का रहता है वो यूजुअली, ये मैलर रैश जो इसके अंदर होता है। अच्छा, दूसरी चीज, और मैलर मैलर का जो वर्ड होता है बच्चे दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर योर जाइगोमास, जाइगोमेटिक बोन्स के लिए यूज होता है। लेकिन नेजोलेबियल फोल्ड्स जो होती हैं बच्चे उनको यूजुअली ये स्पेयर करता है, उससे आगे नहीं आता, लिप्स वाले एरिया में एंटर नहीं होता। ठीक है, नंबर 2 इसके अंदर आपको डिस्कॉर्ड रैश भी मिल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डिस्कॉर्ड रैश होता है दैट इज यूजुअली रेज्ड। ठीक है, मैलर रैश जरूरी नहीं होता, वो फ्लैट भी हो सकता है। ये दो बातें। तीसरे नंबर पे फोटो सेंसिटिविटी, जिसके अंदर आप कहेंगे कि रैश ड्यू टू अनयूजुअल रिएक्शन टू सनलाइट। नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं सनलाइट में तो हमें तो ऐसा कोई रैश नहीं होता, जो लोग फोटो सेंसिटिव होते हैं उन्हें हो सकता है या एसएलई वालों को हो सकता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट देखें, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो यूजुअली बच्चे पेनलेस होते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस, ये कैरेक्टरिस्टिक बात याद रखनी है, बोलनी नहीं है। इसके अंदर जो आर्थराइटिस होता है वो नॉन एरोसिव होता है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे फर्दर हम आ गए हैं सीरोसाइटिस, सीरोजा की इंफ्लेमेशन। अब सीरस आपकी जो लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, स्पेसिफिकली प्लूरा, पेरिकार्डियम, ठीक है, और पेरिटोनियम। तो प्लूरा और प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस तो ऑब्वियसली हो सकता है। इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया 0.5 ग्राम पर 24 आवर, अपनी तरफ से कोई फारसी नहीं लिख के आनी, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया की यही रेंज है, यही लिख के आनी है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद बच्चे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सीजर्स और साइकोसिस हो सकता है। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ठीक है, और बच्चे ये बात याद रखनी है कि एसएलई के पेशेंट से आपने ड्रग की हिस्ट्री लाजमी लेनी होती है, कहीं ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस ना हो। उसके बाद बच्चे, क्योंकि ड्रग की वजह से भी आपके पीनियाज हो सकते हैं ना, इम्यूनोलॉजी की बात की जाए तो ये जो एसएम इसने लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली स्मिथ एंटीबॉडीज, डीएनए की एंटीबॉडीज और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज लाजमी आपने टेस्ट करवानी है। और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज के बगैर तो छुट्टी हो ही नहीं सकती ना, उसके बगैर तो मतलब वो करवाना ही करवाना है। अच्छा, अब बच्चे मैं इसको आपको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ कैन यू रिमेंबर दीज 11 फीचर्स। तो बच्चे सबसे पहले ये देखें कि स्किन के जो फीचर्स है ना, स्किन या म्यूकोजा के, वो ऊपर वाले 4 हैं, इनको याद रखें। एक तो मुंह के ऊपर रैश, मैलर, डिस्क्वायर्ड रैश, फोटोसेंसिटिविटी भी स्किन से रिलेटेड है, और ओरल अल्सर्स भी स्किन या म्यूकोजा से रिलेटेड है। 4 मुझे तो ये ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद बच्चे नीचे की तरफ अगर आप आए तो सबसे पहले आपके लंग्स आते हैं ना, और लंग्स के बीच में एनक्लोज जाता है हार्ट। तो आप ये याद रखें कि लंग्स और हार्ट की जो लेयर्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को आप कहेंगे सीरोसाइटिस।
उसके बाद आप ये देखें कि हार्ट का काम क्या है। मैं आपको ये एक सीक्वेंस स्टोरी बना के याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो ब्लड की जो डिसऑर्डर्स होंगे दैट आर हीमेटोलॉजिकल, और उसमें आपने सारे पीनियास का जिक्र कर देना, ठीक है। अब जब आपने ब्लड का जिक्र कर ही दिया है तो ऑब्वियसली एसएलई की एंटीबॉडीज आप साथ कवर करेंगे। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में ये 3 एंटीबॉडीज और स्पेसिफिकली एक हेडिंग देंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की। अब आपके कौन से फीचर रह गए? सिर्फ 3 फीचर रह गए हैं, न्यूरोलॉजिकल, रीनल और आर्थराइटिस। अब इसको तो ऐसे ही याद कर लो, ये तो वैसे ही याद हो गया, मुझे तो ऐसे ही याद हो गया, और मैंने प्रॉफ में भी इसको स्टोरी बना के याद किया था, एक ह्यूमन बीइंग का बूथा इमेजिन करके, तो मुझे याद हो गया था और ये आता भी है। चलो अब हम लोगों ने बच्चे ये टेबल कर लिया, ये टेबल डेविडसन वाला कराना जरूरी था, इसलिए मैंने ये टच करवाया। अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और बता दूं बुक से रिलेटेड। सबसे पहली बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्थराइटिस होता है एसएलई का, इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है वो कॉमन होती है, ठीक है यार। अभी तक तो मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं आर्थराइटिस सारों में ही अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि 90% पेशेंट्स जो होते हैं वो आर्थराइटिस से सफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर जो यहाँ पे आपको बताना है दैट इज रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ठीक है। और रेनॉल्ड्स फिनोमेना में बच्चे आप लोग ये याद रखिएगा कि हाँ, कि आपने ये लाजमी डिफ्रेंशिएट करना है कि जो ये रेनॉल्ड फिनोमेना है इस पेशेंट में जो आ रहा है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमेना होता है जो कि यूजुअली इडियोपैथिक होता है, ठीक हो गया। और जो बच्चे सेकेंडरी होता है वो ऑब्वियसली किसी डिजीज से रिलेटेड होता है। जैसे आप ये देखें कि जो एसएलई की वजह से हो सकता है वो सेकेंडरी होगा ना, उसमें कॉज नोन है कि एसएलई की वजह से हुआ है, ये आपने याद रखना है, ये हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद बच्चे तीसरी चीज जो है स्किन चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। 3 तरह की स्किन चेंजेस हो सकती हैं, याद रखना अब आपने कौन कौन सी। एक तो है क्लासिक बटरफ्लाई रैश, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये बटरफ्लाई जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे एक हो सकता है SCLE, सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसस, सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक हो गया। और आखिर में है बच्चे डिस्कॉइड ल्यूपस रैश, ये आपने याद रखना है। ये 3 तरह की स्किन मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद किडनी की अगर बात की जाए, याद रखना हमेशा पूछा जाता है किडनी में किस किस्म का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो इट वुड ऑलवेज बी प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए सीवीएफ, तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है बच्चे पेरिकार्डाइटिस, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एसएलई में मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है और एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। और जो एंडोकार्डाइटिस एसएलई में होता है दैट इज नोन एज लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, अक्सर प्रॉफ में एमसीक्यू आ जाता है कि लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस जो एसएलई में होता है उसमें वेजिटेशन कैसी होती हैं, तो उसकी वेजिटेशन हमेशा स्टीराइल होती हैं, उनके अंदर कोई पैथोजन आपको नहीं मिलता, क्योंकि एसएलई कोई बैक्टीरिया इंड्यूस डिजीज तो नहीं है ना, ऑटो इम्यून है। उसके बाद बच्चे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट की अगर बात की जाए पल्मोनरी सिस्टम की, तो दैट यूजुअली मैनिफेस्ट एज प्लूराइटिस, ठीक है, शदीद पेन होता है सांस लेने के साथ बंदे को। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो बच्चे फटीग बहुत कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशन है। और फटीग में भी बच्चे क्या अक्सर लोग इवन प्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ, जो मैंने साइकाइट्री में भी पढ़ाया था, ऑल्सो नोन एज न्यूरोस्थेनिया। हेमाटोलॉजिकल बात अगर की जाए बच्चे, तो लिम्फोपीनिया, एक बात आपने याद रखनी है, हेमाटोलॉजी की अगर बात करूं तो जो लिम्फोपीनिया होता है दैट इज अ गुड मेजर ऑफ डिजीज एक्टिविटी। यानी कि एक बंदे को अगर लिम्फोपीनिया डिजीज प्रेजेंटेशन पे, तो डिजीज उसकी जैसे जैसे ट्रीट होगी वैसे वैसे उसका लिम्फोपीनिया ठीक हो जाएगा। जीआईटी की अगर बात की जाए तो अल्सर्स हो सकते हैं जो पेनफुल भी हो सकते हैं, पेनलेस भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो जो मैंने आपको 1000 अभी बताए हैं इसके अंदर क्राइटेरिया इसके, उसी के रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन बनेगी। अब बच्चे आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर करनी है, काइंडली उसको गौर से जरा देखिएगा। ये देखें, बड़ा अच्छा मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट निकाला है, ये देखो। चलो 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 जल्दी देखो बच्चे, इसी के अंदर मैनेजमेंट है। चलो छोड़ो, अच्छा मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आओ, ये दिखाऊंगा फिर छुट्टी।